नमस्कार दोस्तों। द आर्यन शो में आप लोग का बहुत बहुत नमस्ते स्वागत सर। है। आज हमारे गेस्ट हैं पुरुषोत्तम गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सर। तो शो को शुरुआत करने से पहले मैं गोस्वामी जी का छोटा सा परिचय दे देता हूँ। गोस्वामी जी का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस करीबन 28+ ईयर्स का है। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में इन्होंने मल्टीपल प्रोफाइल को मैनेज किया हुआ है, जिसमें से कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन और क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये मेजर प्रोफाइल रही है। यस सर। फिलहाल में अभी गोस्वामी जी ओवरड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में एज ए हेड ऑफ क्वालिटी और हेड ऑफ एनएबीएल लैब के रूप में कार्यरत हैं। इनकी जो कोर स्ट्रेंथ रही है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, बजटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट में रही है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, ही होल्ड्स ए मास्टर ऑफ साइंस इन क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रॉम बिट्स पिलानी और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। गोस्वामी जी का प्रोवन रिकॉर्ड है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, साथ ही साथ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करने में और जीरो डिफेक्ट कल्चर को ड्राइव करने में। तो हम आज के प्रोग्राम में गोस्वामी जी से उनके एक्सपीरियंस और उनकी जो एक्सपर्टीज है उसके बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे इन्होंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में अब तक क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया है, ऑपरेशन में इंप्रूवमेंट किया है और बाकी प्रोफाइल को मैनेज किया है। तो गोस्वामी जी, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। या थैंक यू सर। तो गोस्वामी जी, आपका काफी लंबा अनुभव रहा है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल प्रोफाइल को मैनेज करने में। थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में और जो चैलेंजेस आपने फेस किए हुए हैं उसके बारे में जरा बताइए। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो करियर स्टार्ट करने पर मेरे सामने जो सबसे पहले चैलेंज आया कि आपको एक न्यू प्रोजेक्ट में उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराना है और वो जो मशीनरीज हैं वो आने वाली हैं। अब उस कंडीशन में क्या था कि मशीन्स आई नहीं थी और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था। सो हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले उसके कैटलॉग्स की डिमांड की और वो कैटलॉग्स आ गए। हम्म। कैटलॉग्स को स्टडी किया, मैनुअल्स को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसमें जो हमें ऐसा लगता था कि ये तैयारी हम प्रोजेक्ट आने से पहले ही हम शुरू कर सकते हैं, मींस मशीन्स आने से पहले शुरू कर सकते हैं, वो हम लोगों ने पहले ही शुरू कर दी क्योंकि उसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस, बहुत सारी ऐसे स्पेयर्स की जरूरत थी जो डिफरेंट डिजाइनिंग के लिए जरूरत थी। हम्म। उसके बाद जब हमने उस प्रोजेक्ट पर काम किया तो कुछ टाइम बाद मशीन्स आ गई। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट था कि उस मशीन का लेआउट, कहाँ पे वो प्लांट लगना है, तो लेआउट हमने पहले ही तैयार कर लिया। हम्म। और जब मशीन्स आई तो हम्म। इजीली उनको मशीन्स को इंस्टॉल कर दिया। तो हम्म। इंस्टॉल करने के बाद मैनुअल्स के अकॉर्डिंग उनको टेस्टिंग और कमीशनिंग स्टार्ट कर दी। हम्म। चैलेंज सबसे बड़ा ये था उसमें कि हमें जो मैन पावर थी वो ऐसे नहीं है कि एसोसिएट्स बहुत सारे दिए हों। पहले से ही बताया हुआ था कि सिर्फ डिग्री होल्डर्स, डिप्लोमा होल्डर्स ये ही काम करेंगे और ये ही इस प्लांट को टेस्टिंग और कमीशनिंग करेंगे। प्लस थोड़ा बहुत सपोर्ट हमको लेना है तो एक्सटर्नली किसी ऐसे वेंडर से लेना है कि जो थोड़ा हेल्प कर सके। फॉर एग्जांपल केबलिंग का काम है ये सब। हम्म। तो वहां पर जब हमने ये सब काम किया तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को भी मिली। हम्म। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट था कि उसकी अनलोडिंग करके लेआउट में बैठाना उसको और उसके एक एक करके मशीन्स को ट्रायल करना। हम्म। चूंकि स्टडी पहले ही कर ली थी इसलिए हमको इजी रहा। तो उस प्रोजेक्ट को हमने रन कराया और सक्सेसफुली रन कराया। और लाइटिंग इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट था वो। सो सबसे ज्यादा चैलेंज यही रहा कि प्रोजेक्ट आने से पहले ही हमको असाइन कर दिया था और इंडक्शन ट्रेनिंग हार्डली 1 मंथ की हो पाई थी और उसी के बाद हमारे ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आई। सो वहाँ हमने यही चीजें सीखी कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट को स्पीडली रन करा सकते हैं। हम्म। नॉट ओनली कि मशीन्स की टेस्टिंग थी बट ऑल्सो जनरेटर्स हैं, जनरेटर्स को स्टार्ट करना, जनरेटर्स को बंद करना, हाइड्रोजन लाइन का। और सेफ्टी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया क्योंकि उसमें कुछ ऐसे मशीनरीज थी, हाइड्रोजन फर्नेसेस, जिनका टेम्परेचर 1600 डिग्री सी तक होता था। तो हम्म। ऐसे चैलेंजेस वहां पर फेस किए। सो आफ्टर 2.5 ईयर्स एक नई टेक्नोलॉजी आई
जो कि हेलोजन लैम्प से रिलेटेड थी। इंडिया में हेलोजन लैम्प उस समय नया था बिल्कुल। सो हम्म आई स्विच्ड ओवर इन दैट कंपनी। और जो बेसिक्स की लर्निंग थी वो वहां पर बहुत ज्यादा काम आई, क्योंकि लाइटिंग और लाइटिंग दोनों ही, मान लो एक जीएलएस टेक्नोलॉजी है, एक हेलोजन लैम्प टेक्नोलॉजी। तो हम्म उसके अंदर हमने हेलोजन लैम्प जो डिजाइनिंग है उसमें हेल्प मिली। और वहां पे जो चैलेंज था कि जो मशीनरीज वहां पर आई थी वो जापान से आई थी, जिसमें उन्होंने भी किसी से प्लांट लिया था और वो हमें दिया, तो उनके इंजीनियर्स यहाँ पर डिजाइनिंग और कमीशनिंग में उनको प्रॉब्लम आ रही थी। उस समय प्लांट छोटा था, तो चैलेंज ये था हम्म कि वो प्लांट छोटा होने के बाद वो कमीशनिंग ठीक से कुछ पोर्शन की नहीं कर पाए, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंटरव्यू के समय बता दिया था कि ये काम आपको करना है। हमने एक्सेप्ट किया और उसके कैटलॉग्स वहां भी स्टडी किए हमने। और कैटलॉग्स में जो हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन थी, बेसिक जो लर्निंग थी, वो कैटलॉग्स को पढ़ने में, समझने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में काम आई। और उसको हमने, ये मान के चलिए कि उन्होंने मशीनरीज तो पहले ही लगा रखी थी, ट्रायल करने की कोशिश कर रहे थे, बट उनको डिजाइनिंग कैसे फीड करनी है मैकेनिकली, वो चैलेंजेस हमने वहां पर देखे। और चूंकि वो 2.5 years का एक्सपीरियंस था, वो काम आया, क्वालिफिकेशन काम आई। और उसको जैसे ही इम्प्लीमेंट किया तो एक दिन में ही उसके रिजल्ट आ गए, क्योंकि जो रिजल्ट आए उसको टेस्ट किया। और टेस्ट करने के बाद क्वालिटी डिपार्टमेंट था वहां पर, क्योंकि उस समय मैंने ज्वाइन किया एक, या नया प्रोजेक्ट कह लें या मैन्युफैक्चरिंग कह लें। हम्म और क्वालिटी ने उसको क्लियर कर दिया। और पीपल्स वर वेरी हैप्पी कि 1 महीने से जापानीज लगे हुए थे, और हम्म एक यंग इंजीनियर जो आया अभी, और उसका एक्सपीरियंस 2.5 years का है, और उसने हेलोजन लैम्प टेक्नोलॉजी में डिजाइनिंग के बाद टेस्टिंग करा के रिजल्ट दे दिया। अब दूसरा चैलेंज ये आया कि उसमें एक मॉडल तो क्लियर हो गया, हम्म सेकंड मॉडल के लिए उनका कहना था कि सेकंड मॉडल जो है वो इस पर बन नहीं सकता है, हम्म ऐसा जापानीज बोल रहे हैं। मैंने स्टडी किया, कैटलॉग से स्टडी किए, और जो बेसिक क्वालिफिकेशन का यूज किया। और साथ साथ क्या होता था कि मैकेनिकल के बारे में, जैसे इलेक्ट्रिकल वालों का कई बार एक्सपीरियंस या नॉलेज कई बार कम होती है शुरू में, जो स्टार्टिंग में करियर में। बट क्या होता था कि हमारी जो स्टडी पीरियड में एक मैकेनिकल का इंजीनियर था जो स्टडी कर रहा था, स्टूडेंट था, उसके साथ हमारा काफी डिस्कशन होता था। और हम्म जो हमारा स्टार्टिंग में जो हमारे सब्जेक्ट थे वो मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, ये सब कॉमन होते हैं, उसको यूज करते हुए, उसकी जो नॉलेज लेते हुए, डिस्कशन का जो कहना चाहिए मेन थिंग निकल के आती है, वो हमें याद था कि हाँ, ये जो मशीन है मैकेनिकल है, गियर बेस्ड है, इसमें डिजाइन को फीड करना है तो बहुत इजी है। हम्म हमने क्या किया कि जो सेकंड वाला प्रोजेक्ट था उसके लिए, सेकंड वाले प्रोजेक्ट के लिए वहां पर उनका कहना था 3 दिन में आप बता दीजिए कि इसमें क्या क्या चाहिए जो सेकंड मॉडल्स बन सकते हैं। तो सेकंड मॉडल के लिए बहुत इजी था। उसको स्टडी करने के बाद उसके स्पेयर्स को देखा गया, और स्पेयर्स में से हमें ये मिल गया कि इजीली ये हो सकता है। और हम्म उसको जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो रॉ मटेरियल का उस समय ये था कि इसके लिए स्पेसिफिक रॉ मटेरियल चाहिए, साइजेस वगैरह डिफरेंट चाहिए। बट हमारे पास जो साइजेस थे उसी में हमने सिमिलर टाइप की एक शेप बना के दे दी कि ये बन जाएगा। पीपल वर वेरी हैप्पी, सीनियर पीपल वर वेरी वेरी हैप्पी कि जिसको हम सोचे थे कि ये बनेगा नहीं, हमें पता नहीं कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, ये तो हम्म हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं इसी हम्म में हो जाएगा। सो ये एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप था कंपनी का कि उन्होंने रिक्रूट किया और हमने अपने को एज ए टीम मतलब प्रूव करके दिखाया। दो आई वाज हेडिंग दैट पोर्शन, वहां भी ऐसे ही एक जर्नी में स्टेप था कि जब मशीन आप टेस्ट करोगे या चेंज करोगे कुछ इसके अंदर, इसको सेटिंग करेंगे, तो आपको एसोसिएट उस समय नहीं दिया जाएगा, आपको खुद करना है। हम्म तो ये स्टेप पुरानी कंपनी में भी और नई कंपनी में भी, वहां पे ये फायदा हुआ कि हमने हाथ से सीखा। उस समय हालांकि कई जगह से ऐसे भी रिमार्क आते थे कि यू आर इंजीनियर एंड आपको तो मतलब ऐसे कुछ सीट पे बैठ के काम करना था।
बट ऐसा कुछ फादर का भी गाइडलाइन था कि जब तक आप हाथ से नहीं करोगे तो आप सीखोगे ही नहीं। सो हम्म वहां पर हमने सेकंड प्रोजेक्ट को फिर रॉ मटेरियल भी आ गया और इम्प्लीमेंट किया, तो रिजल्ट जो चाहिए थे वो मिल गए। मैनेजमेंट वाज वेरी हैप्पी। देन ये जर्नी चलती रही और उसके बाद कंपनी को कुछ ऐसा लगा कि भाई ट्रेनिंग एजुकेशन से कुछ स्टूडेंट मतलब अपने एम्प्लॉयज का और ज्यादा कुछ अच्छा हो सकता है। और हेलोजन टेक्नोलॉजी नई है तो फिर डिफरेंट ट्रेनिंग अटेंड करते रहे और फिर एक 6 मंथ की ट्रेनिंग हुई। उस हम्म ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट अच्छी चीज थी कि वो ब्रेक कर करके ट्रेनिंग थी। 4 डेज ट्रेनिंग, देन 4 डेज ट्रेनिंग, और पहले 4 डेज में ही एक कंबाइंड प्रोजेक्ट, देन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, ऐसे सिलेक्शन चलता रहा और उसका रिव्यू वीकली होता था। तो पहले तो ऐसा लगा कि ट्रेनिंग हुई और जब प्रोजेक्ट की बारी आई तो ऐसा लगा कि हाँ जी, प्रोजेक्ट तो अब चैलेंज आ गया। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो ट्रेनर थे उन्होंने ये सिखाया कि आपको जो प्रोजेक्ट लेना है वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वाला प्रोजेक्ट लेना है। हम्म उसमें फायदा ये होगा कि आप जो कुछ भी इम्प्रूव करेंगे उसमें गेन ज्यादा आएगा। अगर जिसमें मार्जिन कम है इम्प्रूवमेंट का, आप वो प्रोजेक्ट ले लेंगे तो गेन होगा, बट उसका जो इफेक्ट होगा गेन का, वो गेन का इफेक्ट आपको या कंपनी को या किसी को मतलब एज ए होल ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं। तो हमने सबसे कठिन प्रोजेक्ट लिया एज ए सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट ट्रेनर, मतलब ट्रेनिंग के बाद मैंने कहा लाइफ एनहेंसमेंट करनी है। जो हम्म हमारे मॉडल्स हैं, जो हमारी बास्केट है, उसमें जैसे पैरेटो बना के, क्वालिटी चार्ट बना के, क्वालिटी टूल्स यूज करके कि सबसे ज्यादा किस मॉडल में प्रॉब्लम है। तो मालूम चला कि जो हमारा स्पेसिफिकेशन है उससे हमारा 35% का अभी भी गैप चल रहा है, जिसके कारण हमारी बास्केट पूरी नहीं होती है। बास्केट पूरी नहीं होती है तो जो हमारे कस्टमर्स हैं, बास्केट पूरी ना होने के कारण, मतलब इंटरनेशनल कस्टमर की बात कर रहा हूँ, वो कुछ कस्टमर मेटेरियल ही नहीं लेते हैं कि बास्केट पूरी नहीं। उस समय तो लगा कि ये 35% का गैप है। फिर हमने स्टडी किया उसको और जो भी वेरिएशन स्टडी किया, वेरिएशन स्टडी करने के बाद हमें मालूम चला कि कहाँ कहाँ इसमें स्कोप है वेरिएशन को कम करने का, या और टूल लगाए कि इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, लाइफ कम क्यों आ रही है। तो लाइफ हेलोजन टेक्नोलॉजी में अगर आप पढ़ेंगे तो जो फिलामेंट है वो उसी को लाइफ देनी होती है। बट हम्म लाइफ फिलामेंट को जैसे ही आप ग्लो करेंगे और ग्लो करते रहेंगे, लाइफ टेस्ट में लगाएंगे, लाइफ में यूज होगा, तो उसमें इवेपोरेशन होगा और इवेपोरेशन के बाद फेटल लॉस होगा। मींस एक सर्टेन क्वांटिटी उसकी इवेपोरेट हो जाएगी, वॉल पे जम जाएगी, और हम्म उसके बाद उसकी लाइफ हाफ, जैसे ग्लो होने के बाद जैसे उसका वेट लॉस होगा, फेटल वेट लॉस, और वो एक जगह से थिन होके और वो लाइफ एंड दे देता है। हम्म अब रेट ऑफ एवेपोरेशन को कम करने के लिए हमने वहां पे और थोड़ा सा स्टडी किया, क्योंकि बहुत सारी चीजें बुक्स में मिलती हैं और बहुत सारी नहीं भी मिल पाती या गूगल पे भी नहीं मिल पाती हैं। तो हम्म जो डिफरेंट लोग इंडिया के वहाँ बाहर गए, ट्रेनिंग पर गए, वहां से कुछ मटेरियल लाए, तो वो भी कहीं ना कहीं से हमें जैसे एक सीखने की चाह थी, तो हम्म उसके कारण वो मेटल हमने कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत लिया। और उसमें मालूम चला कि अगर रेट ऑफ एवेपोरेशन आपको कम करना है तो आपको हैवियर एटम वाली या तो गैस यूज करें, या फिर क्या करें कि आप प्रेशर बढ़ाएं, सो दैट के यू कैन सप्रेस द रेट ऑफ एवेपोरेशन फर्दर। तो इस तरीके से उस प्रोजेक्ट को किया और फिर उसको एक आइडियल कंडीशन में उसको इम्प्लीमेंट किया। और आइडियल कंडीशन में इम्प्लीमेंट करने के बाद उसी समय डे लाइट रनिंग लॉज आ गया। मींस अगर ड्यूरिंग द डे, मतलब हम्म इटली वगैरह में जैसे एक्सपेरिमेंट हुए और जगह हुए कि अगर ड्यूरिंग द डे अगर लाइट को ऑन रखते हैं व्हीकल में तो एक्सीडेंट 30% कम होते हैं। तो मालूम चला अभी तो 35% का गैप है, और वो हमारा गैप पहुंच गया 175%, 70% के करीब। मीन्स जो स्पेसिफिकेशन है इटसेल्फ भी 4 टाइम्स हो गया। और स्पेसिफिकेशन 4 टाइम्स का जो रीजन था, वो रीजन था कि अगर हम 4 गुना लाइफ बढ़ा देते हैं तो हमको 1/4 टाइम रिप्लेसमेंट कम करना पड़ेगा। मीन्स
अगर 4 गुना बढ़ गया तो हमें कम करना पड़ेगा रिप्लेसमेंट। और ड्यूरिंग द डे अगर लाइट जलाएंगे तो क्या होगा कि उसकी लाइफ वैसे ही कम आने वाली है। सो वो प्रोजेक्ट क्या हुआ कि 4 गुने में चला गया, जो कि गैप पहले 35% था। सो हम्म वी एक्सेप्टेड द चैलेंज। और जैसे डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट प्रोजेक्ट लिए हुए थे जो भी हमारे साथ ट्रेनिंग किया, और हम्म उसके बाद उस प्रोजेक्ट को भी लागू किया। तो उसमें जो पहली बार में रिजल्ट आया, तो जब रिजल्ट आते आते और ऐसा लगा कि ये तो लैंप डाई नहीं कर रहे हैं, और जो हम्म टारगेट वैल्यू है उसका करीब करीब 70% 80% तक वो उनकी लाइफ पहुंच गई थी, और हम्म कंटिन्यू थे। तो मैनेजिंग डायरेक्टर लीड मतलब हेड करते थे, चेयर करते थे मीटिंग को। सो हम्म उनका कहना था कि आप एक काम करिए, इसका रिपीट बनाइए, रिपीट टेस्ट करिए, और एक रिपीट टेस्ट यहाँ पर लगाइए, और एक हमारा मेजर कस्टमर जर्मनी में है, उसके पास भी ये फैसिलिटी है टेस्ट की, आप एक हम्म उसे भेज दीजिए। हम्म और हमने भेज दिया। फिर टेस्टिंग चलती रही, क्योंकि टाइम तो टाइम चाहिए उसमें, सब 1200 घंटे चाहिए तो उसमें टाइम लगेगा। हम्म तो पहला वाला जब 70-80% पहुंच चुका था, तो वो तो पहले ही पूरा हो गया। और जब टेस्ट रिजल्ट आए, और इसके जो टेस्ट रिजल्ट हैं वो विवल डिस्ट्रीब्यूशन से ड्रॉ होते हैं, तो मालूम चला कि उसके जो करेक्टर्स के अगेंस्ट जो टारगेट वैल्यू थी, वो दोनों जगह मीट की। सो ये चैलेंज हमने उस समय, और ये ब्रेक थ्रू मिला, तो मैनेजमेंट ने बहुत अप्रिशिएट किया, और एज ए होल कंपनी को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि उस समय सिचुएशन ये थी कि अगर हम फुल टाइम लाइफ नहीं कर पाए, हम्म कंपटीटर हमको कोई टेक्नोलॉजी जल्दी देगा नहीं, ओके तो हमारी कंपनी कोलैप्स कर जाएगी। ओके सो वो एक ब्रेक थ्रू पॉइंट था लाइफ में। जबकि उस समय मैं प्रोडक्शन से जस्ट इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया था। और हम्म प्रोजेक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी हम्म भी वो प्रोजेक्ट मत लीजिए जिस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग आप ठीक से ना कर पाए। बिल्कुल सही हमेशा ऐसा प्रोजेक्ट लीजिए जिस पे कुछ ना कुछ आपको ठीक से नॉलेज हो, और उसकी मॉनिटरिंग में आप फुल्ली इन्वॉल्व हो। अदरवाइज क्या होगा कि आपको इनपुट जो देंगे, वो इनपुट और आउटपुट जब मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो ही पता नहीं चलेगा। सो ये एक जर्नी वहां पर रही। और इसके बाद मैनेजमेंट ने क्या किया कि व्हेन आई वाज सीनियर इंजीनियर, सो मेरे को बुला के और बोला कि नाउ यू विल हेड द क्वालिटी। तो एज ए सीनियर आई वाज हेडिंग द क्वालिटी इन द हेलोजन टेक्नोलॉजी। और उसके बाद डिफरेंट हमने ट्रेनिंग किया, पैरेलली सिस्टम्स का ट्रेनिंग किया। तो हम्म ये चैलेंजेस एक यंग एज में आते रहे, उसको एक्सेप्ट किया। कंपनी ने क्या किया था कि साथ साथ और भी ट्रेनिंग कराया। उस समय कंपनी बहुत छोटी थी, बट दे सेंड टू जापान एंड वी लर्न इन जापान की भाई जापान कैसे बेस्ट क्वालिटी बनाता है। हम्म और वहां पे जो सीखा वो हमने साथ साथ लागू भी किया। तो बहुत सारी चीजें टोयोटा में सीखी और डिफरेंट कंपनीज में सीखी। वो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ कितनी काम आ सकती है, उस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस था। और उस फोकस के कारण क्या रहा कि एज ए होल कंपनी में हमने ग्रुप बना दिए, कि पहले कुछ एक ग्रुप है वो ट्रेनिंग लेंगे, फिर वो फर्दर लेंगे। इन द मीन टाइम जब ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट में डिवाइड करते चले गए, और कंपनी ने एंड में, अगर आज आज भी देखें तो हेलोजन लैम्प में उस कंपनी का शेयर ओईएम में 90% के अप्रोक्सीमेट। 90% इंडिया के अंदर, और 8 to 10% ग्लोबली उनका शेयर है, जो कि एक बड़ी कंपनी जो होती है उनका भी वर्ल्ड में इतना शेयर जल्दी नहीं होता है। सो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज रही, पीपल इन्वॉल्वमेंट रहा, टीम वर्क रहा, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे फोकस किया। गोस्वामी जी, आपने जो बात किया हाँ जी। था, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपने अभी बात किया यस था सर। कि टोयोटा में गए थे, आप विजिट किया, आपने काफी कुछ ऑब्जर्व किया था। तो अगर दो तीन लर्निंग अगर बताना चाहे हमारे व्यूअर्स को, जो आपने वहां पर ऑब्जर्व किया होगा, जो कि आपको लगता है कि डिफरेंशिएटर यस। था। यस सर। सो अभी क्या है कि टोयोटा के अंदर हमको एंट्री से पहले एक चीज बताई गई कि एक वेल्डिंग वर्कशॉप है। कैन यू इमेजिन, कैन यू थिंक कि इसके अंदर कितने आदमी होंगे? हम्म तो हमने कहा, किसी ने बोला सर कितना लंबी है, तो बताया कि आप 100 मीटर के करीब है। तो 100 मीटर में हमने सोचा, अगर
इतना हाईली फास्ट प्रोडक्शन है। तो 50 आदमी किसी ने बोला, सर 70 आदमी किसी ने बोला, 100 आदमी किसी ने बोला, 20 आदमी। ऑटोमेशन को देखते हुए लोगों ने अलग अलग अपना कुछ अंदाजा लगाया। हम्म। बट जब हम अंदर गए तो हमें मालूम चला कि स्टार्ट से और एंड तक वहां पे जीरो मैन पावर थी हम्म। प्रोडक्शन के समय। हम हम्म। तो हैरान रह गए कि सारा का सारा रोबोटिक है। अब उसमें रोबोटिक है तो हमारी मशीन्स में हम हमारी लर्निंग क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो हम ये देख रहे थे कि वो वेल्डिंग कर रहे हैं, स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं। उनकी आर्म जिस समय वेल्ड करती थी उसने मान लो 6 स्पॉट लगाए, और एक कार में सपोज उनके 6 रोबोट काम कर रहे हैं और जो साइड से कार को वेल्ड कर रहे हैं। तो वो 6 स्ट्रोक के बाद, 6 स्पॉट लगाने के बाद वो आर्म साइड में आती थी, और एक ग्राइंडर में तेजी से ग्राइंड होती थी। हम्म। ग्राइंड कह लें या पॉलिश कह लें उसे, ड्रेसिंग उसका कहते जो हैं। इलेक्ट्रोड होता था। हाँ, तो इलेक्ट्रो अब ड्रेसिंग होता है। हाँ जी, इलेक्ट्रो ड्रेसिंग कहते हैं उसको। हाँ इलेक्ट्रो ड्रेसिंग वो हम्म। करते थे। हम्म। हमने कहा कि ये तो 6 स्ट्रोक के बाद अपना ड्रेसिंग कर रहे हैं, हम्म। और हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारे यहाँ 30,000 के करीब हम स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हैं, सपोज एक लाइन के ऊपर, एक स्टेशन के ऊपर। और हम तो 2-2 3-3 दिन में जाके उसकी ड्रेसिंग करते हैं या उसे चेंज भी करते हैं। तो ये लर्निंग का क्या किया कि उनका एक लाइब्रेरी था, उससे हमने एक वीडियो, उनके पास वीडियो होते हैं, उस वीडियो को रिकॉर्ड किया और वो रिकॉर्ड करके अपने यहाँ दिखाया कि हम लोग परेशान होते हैं कि हमारी वेल्डिंग में कुछ डिफेक्ट आते हैं, और हम इलेक्ट्रोड को ग्राइंड ऐसे करते हैं जैसे हाथ से कर दिया, ना उसका हम्म। कुछ डायरेक्शन होता है, ना कुछ शेप होता है, ना सरफेस का कुछ, मतलब मैनुअली करते हैं बट उतना अच्छा उसका मैचिंग नहीं होता है। तो हम्म। जब हमने देखा कि वो तो 6 में कर रहे हैं और हम 2 दिन में 3 दिन में कर रहे हैं, मतलब 1,00,000 1,50,000 पीस के बाद हम कर रहे हैं। तो वो हमने एक फ्रीक्वेंसी सेट की कि डिफरेंट ट्रायल किए कि कहाँ जाके हमारे डिफेक्ट रेट बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम हो जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो जीरो पे पहुंचना है। हम तो जीरो डिफेक्ट वाले थे, और टारगेट जीरो का जब तक नहीं रहेगा हम हम्म। जीरो के आसपास पहुंच ही नहीं सकते। तो हम्म। हमारी जो वेल्डिंग ओपन की प्रॉब्लम आती थी उसके ऊपर हमने कुछ ट्रायल्स किए, फ्रीक्वेंसी सेट की और उसको इम्प्लीमेंट किया। और जो ड्रेसिंग का मैटर था उसमें हमने क्या किया कि इलेक्ट्रोड को जब चेंज करने का है, पहले हाथ से करते थे, वो हमने वर्कशॉप भेजना शुरू कर दिया, उसके स्पेयर्स मंगा लिए और हम्म। उसकी चेंजिंग की कुछ फ्रीक्वेंसी, और वो वर्कशॉप से अपने आप जैसे यहाँ से भेज दिया वहां से टाइम से आ गया, ऐसे कुछ बना दिया सिस्टम। हम्म। उसके बाद इससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो एक लर्निंग तो ये थी। हम्म। एक दूसरी जगह और लर्निंग थी हमारी, जो डाइकिन कंपनी है, वहां भी हमारी एक लर्निंग थी बहुत अच्छी। ऐसे बहुत सारी लर्निंग थी, बट डाइकिन में क्या था कि हमने उनको बोला कि आपका जो एसी है और ऑटोमेशन हो रखा है आपका, सीधा का सीधा ये बन के और गाड़ी में लोड हो रहा है। हम्म। हमने कहा ये कितना मतलब शानदार सिस्टम है, और इसमें तो वैक्यूम का, गैस फिलिंग का सारा सिस्टम है। अब हेलोजन टेक्नोलॉजी में भी अगर हम देखें तो वैक्यूम और गैस फिलिंग, सीलिंग, मेल्टिंग, वेल्डिंग और वैक्यूम और गैस फिलिंग, ये इनका मेन रोल है। हम्म। अब वहां पे हमने देखा कि ये कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि इनका इतना कॉस्टली एसी है और ये लीक नहीं करता है। हम्म। तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा है, आपको हम दिखाते हैं। हमारा क्या था वहां पे, ऐसे वॉकी टॉकी टाइप के लगे हुए थे, वो हम लगाए रहते थे और क्वेश्चन बीच में हम पूछते रहते थे। तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछते थे क्योंकि टाइम कम होता था। तो उन्होंने बताया कि हम लोग एक हीलियम लीक डिटेक्टर ऑनलाइन लगाए हुए हैं। वो हीलियम लीक डिटेक्टर क्या करता है कि एक बार कुछ परसेंटेज नाइट्रोजन के साथ हीलियम की पहले से एक प्री मिक्सचर है, और वो ऑटोमेटिक उसमें फिल होता है। और फिल होने के बाद वो जो हीलियम डिटेक्टर है वो ये चेक करता है कि कहीं हीलियम का लीकेज तो नहीं है, क्योंकि लाइट गैस से जल्दी से लीक होती है, और वो डिटेक्ट कर लेता है। वो हम्म। हमने ये किया कि उनका एसी का बिजनेस था, हमारा लैम्प का था। तो हमने क्या किया कि उसको अपने इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई किया पहले। हम्म। खैर उस समय कॉस्ट ज्यादा था, नहीं हो पाया।
बट कुछ टाइम बाद वो हीलियम डिटेक्टर हमने मंगाया, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो मशीन्स हैं जो हर्ट कहलाती हैं इस ऑपरेशन की, एग्जॉस्ट एंड गैस फिलिंग मशीन, उसमें वैक्यूम होता है, वैक्यूम में -4 फ्लोर तक रहता है, और फिलिंग जो रहती है वो किसी में 4 एटमॉस्फियर और किसी में 20 एटमॉस्फियर है। और जो प्योरिटी लेवल है वो 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm तक हमको उसमें प्योरिटी चाहिए होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। वो हमने अपने इम्प्लीमेंट किया। हम्म, तो उससे क्या फायदा हुआ कि जो बल्ब की क्वालिटी है, जो मशीन्स की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, जो श्योरिटी है, क्वालिटी की श्योरिटी है, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस से ही क्वालिटी बनेगी, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी, वो हमने वहाँ की लर्निंग में सीखी। सो ये जर्नी में लर्निंग रही, और वो हमने सबसे ज्यादा जो कोशिश की कि हम वर्ल्ड में कैसे बेस्ट रहें, कैसे हम बेंचमार्क करें, कैसे हम सीखें, प्रोसेस में ही क्वालिटी को एंटर करें रादर देन क्वालिटी को अलग से चेक करें। बिल्कुल सही। इनबिल्ट सिस्टम कैसे करें, क्योंकि जो कुछ वहाँ की लर्निंग थी या डिफरेंट जगह की लर्निंग थी, प्लांट में इम्प्लीमेंट करना वो इम्पोर्टेंट था। अब उसमें एक चीज थी कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, वो एम्प्लॉयज ऑपरेटर ऑपरेटर ना रहे, उसके लिए एक हमने सिस्टम बनाया कि अपनी मैन पावर को 7 QC टूल्स, 80 to 90% एम्प्लॉयज को 7 QC टूल्स की ट्रेनिंग कराई, हम्म, जिससे वो चेक शीट। अब यू कांट बिलीव कि जितने भी ऑपरेशन थे उसमें प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो लाइन वाले कर सकते हैं, हम्म, और जो इजीली प्रोसेस में चेक हो सकता है, इजीली का मतलब है जिसमें कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको वर्नियर है, माइक्रोमीटर है, या हम्म, माइक्रोस्कोप है, या डिफरेंट तरह के स्ट्रेन व्यूअर्स हैं, ये हैं। इसमें क्या है कि एडिशनल एक क्वालिफिकेशन का जरूरत होता है। सो उसमें जो हमने मतलब गेज वहां पर इम्प्लीमेंट किए, कहीं पे अगर मान लो 4 to 6 गैस प्रेशर चाहिए, सपोज हाइड्रोजन का प्रेशर चाहिए, अब जिसको पढ़ना भी नहीं आता है उसके लिए हमने क्या किया, वहां पर लाइन लगा दिया, 4 पे लाइन लगा दिया और 6 पे लाइन लगा दिया, विद इन मार्क रेंज रहना चाहिए, और सेंटर पॉइंट पे एक डॉट लगा दिया कि इसको आपने हमेशा फोकस करना है कि सेंटर पर रहे। तो हम्म, ये चीज हमने अपने इम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया टुवर्ड्स क्वालिटी, और जब हम्म, हमने इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया तो बहुत तेजी से गेन मिला। हमने कभी भी, एक लर्निंग और थी, हम लोग ये सोचते हैं अपने मोस्टली, मतलब शुरू की हमारी सर्विस में बॉस का ये कहना होता था कि ये करना है, सेकंड ये करना है, थर्ड ये करना है, फोर्थ ये करना है, फिफ्थ ये करना है, सपोज कोई भी स्टेप्स लेने हैं, हम्म, तो इसको ही करना है, आपने अपना दिमाग नहीं लगाना। हम्म, वेयर से हमने एक लर्निंग जापान में सीखी कि वो कहते थे कि हमारे एम्प्लॉय सजेशन देते हैं हमको, हमारे पास जो नॉलेज है, बॉस कहता था कि हमारे पास नॉलेज 1% है, बाकी 99 हमारे एम्प्लॉयज के पास है। तो ये भी हमने सीखा कि वहां पे एम्प्लॉयज को कितना रेस्पेक्ट है, कितने उनके सजेशन, मतलब यू कांट बिलीव कि वहां पे सजेशन देते देते जो अवार्ड, रिकग्निशन, अवार्ड मिलते हैं, उसमें उस समय पर एक आदमी 1 साल के अंदर कई बार एक कार खरीद लेता था, अच्छा। इसका क्यूमुलेटिव होते होते। हाँ हम्म, जी, वो मैं 2006 का बात बता रहा हूँ। तो वो सजेशन और सजेशन का इम्प्लीमेंटेशन, सजेशन में भी मतलब काइजन के ऊपर या वैसे, मतलब सजेशन के लिए तो एकदम ऐसे था कि डोर पूरी तरह से खुला रहता था उनका। और काइजन, सब लोग ये सोचते हैं कि मशीन में कोई इम्प्रूव कर दिया तो काइजन है, कोई प्रोसेस में कहीं और कर दिया तो वो काइजन है। उनका तो बॉडी का एक स्ट्रक्चर लगाया हुआ था, जैसे स्केलेटन वगैरह होता है। अगर वो कोई काम ऐसा कर रहा है कि जिसमें उसको हाथ उठा के नीचे बार बार लाना पड़ रहा है, अगर उसमें भी आपने कोई इम्प्रूवमेंट कर दी जिससे उसकी फिटिंग कम हो गई, वो भी काइजन उनके लिए था। सो जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट वाली है, काइजन वाली चीज है, वो भी वहां से सीखी और अपने यहाँ लागू की, और एम्प्लॉयज ने बहुत ज्यादा उसमें पार्टिसिपेशन किया, उनका रिकग्निशन और रिवॉर्ड। ये तो एक
एक कहना चाहिए कि वन ऑफ द एक्सपेक्ट था। दूसरा क्या किया कि उनकी क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए ये भी एक मुहिम हमने चलाया। उस मुहिम में क्या है कि जिनका डिग्री है वो मास्टर्स करें, जिनका डिप्लोमा है वो डिग्री करें, जो सिंपल हाई स्कूल है तो वो आईटीआई करें। और उसमें जो टॉप मैनेजमेंट है उसने कुछ अप्रूवल दिए कि भाई इतने लोग कर लें। और इसके बाद यहाँ तक कोशिश की गई कि कुछ जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स को मतलब एक तरीके से गोद ले लें पढ़ाई के लिए। तो ये कल्चर हमने डेवलप किया वहां पर। बट कंडीशन एक थी कि आपको हायर स्टडी करना है तो आपको ऐसी जगह से करना है, फॉर एग्जांपल बिट्स प्लानिंग। अगर आप और कहीं से करना चाहें, कंपनी उसमें ना आपको छुट्टी देगी, मतलब ऑनलाइन जो भी ओडी है, ना ही उसका रिम्बर्स करेगी, ना कुछ करेगी। बट आप यहाँ से करेंगे तो कंपनी सपोर्ट करेगी, मेंटर भी होगा आदमी का। और उसके लिए आपको अगर वहाँ क्लासेस दें तो टीए डीए सब कुछ कंपनी ने दिया। और कोई बॉन्डिंग नहीं थी। हमने मतलब हमने भी अपने एम्प्लॉयज को ये नहीं कहा कभी भी कि आप हायर स्टडी कर रहे हो और रिम्बर्समेंट ले रहे हो तो आपको बॉन्ड भरना है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी कि एम्प्लॉयज को खुद फील होता था कि ऐसी जगह हमको कहाँ मिलेगी कि जहाँ पे पढ़ने के लिए भी छुट्टियों में ओडी लग रही है, एग्जाम के लिए भी ओडी लग रही है। अगर किसी क्लासेस बाहर हैं, सपोज जयपुर में है या बिट्स में कहीं है, तो वो 15-15 दिन की ओडी लग रही है। तो ये चीजें मतलब इंडस्ट्रीज में रही हैं। तभी मतलब उसका रिजल्ट आप देखें कि 90% आज भी उसका हेलोजन में मार्केट शेयर है ओईएम के अंदर। ग्रेट सो ग्रेट। ये, हाँ जी, सो ये एक जर्नी रही। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जर्नी में भी हमने जो इन्वॉल्वमेंट किया ट्रेनिंग में, वो एचआर का भी किया, मेंटेनेंस का भी किया। और जीरो डिफेक्ट के लिए जब वो वेरिएशन स्टडी करते थे या अपना इवैल्यूएशन करते थे मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस में वाई वाई एनालिसिस सपोज एक टूल लगाया कि क्यों होता है। तो मालूम चला कि साहब जब हम अपना सपोज वैक्यूम पंप खोलते हैं या कुछ खोलते हैं तो उसके वायर हमारे इंटरचेंज हो जाते हैं या कहीं कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण काम कुछ और कर रहे होते हैं, फॉल्ट कोई नया जनरेट हो जाता है। तो उसकी मिस्टेक प्रूफिंग के लिए उन्होंने उस समय पर मतलब कनेक्टर ऐसे बना दिए कि मेल फीमेल कनेक्टर ऐसे बना दिए कि अगर आपने मशीन निकाली है कनेक्टर निकालिए और कनेक्टर को फिर जोड़ दीजिए। तो इस तरह के मिस्टेक प्रूफिंग की गई। जगह जगह मिस्टेक प्रूफिंग पीएलसी प्रोग्राम के थ्रू की, कहीं वैसे की, कहीं मैकेनिकली की। तो मिस्टेक प्रूफिंग की लिस्ट अलग थी, उसका वेरिफिकेशन अलग था। इस चीज को भी बहुत ज्यादा कंपनी के अंदर लागू किया गया। सो ये एक जर्नी वहां पर चलती रही। देन आई स्विच ओवर इन एलईडी लाइन, क्योंकि हेलोजन का भी एक उस समय पे सोचा कि इसका कुछ लाइफ साइकिल होगा। तो देन आई स्विच, और एलईडी के अंदर भी ये चीजें जो लर्निंग थी वो एलईडी में भी थी। तो आपने अभी बात किया मिस्टेक प्रूफिंग के बारे में कि काफी सारे मिस्टेक प्रूफिंग इंप्लीमेंट करवाए गए थे वहां पे। तो हम्म, मिस्टेक प्रूफिंग सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लाइन पे, उसको कैसे हम्म। इंश्योर करते थे? उसके लिए क्या था कि जैसे एक तो रेगुलर चेकअप है, रेगुलर चेक शीट है क्वालिटी की। एक मिस्टेक प्रूफिंग की अलग से चेक शीट हमने डाली कि ये ओके। मिस्टेक प्रूफिंग को तो इनिशियली चेक करना ही करना है। फॉर हम्म एग्जाम्पल कहीं पर हमने ऐसी चीज लगाई कि भाई इसको वाटेज अगर आउट आएगा तो मशीन को निकाल देना है। तो हम्म वहां पे सैंपल लगा दिया, एक शीट तो डेवलप करी दी चेक शीट, हम्म 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 और एक सैंपल रख दिया सपोज वाटेज चेक का कि ये नोटों के सैंपल है, इसको निकाल रहा है नहीं निकाल रहा है। तो हम्म। उसको स्टार्ट ऑफ द शिफ्ट ही चेक कर लिए। तो ऐसे सारी मिस्टेक प्रूफिंग की एक लिस्ट थी, जैसे उसको कहते हैं लिस्ट ऑफ मिस्टेक प्रूफिंग एंड वेरिफिकेशन। ओके, वेरी गुड। एक आपने बात किया था स्टार्टिंग में लेआउट के बारे में कि जब प्लांट का आप एस्टेब्लिशमेंट वगैरह करते थे तो लेआउट पर काफी फोकस रहता था। तो अगर आप हमारे हाँ, व्यूअर को बताना चाहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस जो आप लेते थे जब आप लेआउट फाइनल करते हैं किसी नए प्लांट का, या अगर नई मशीनें खरीद के लेकर आते हैं तो कैसे लेआउट का प्लानिंग करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें कंसिडर करते हैं? लेआउट प्लानिंग में सबसे पहले तो जो हमारा मैनुअल है उसमें ये देखें कि कौन सी मशीन प्रोसेस फ्लो के हिसाब से हमें हम्म यूज आएंगी। फिर हम्म उनके डायमेंशंस क्या हैं, और हम्म डायमेंशंस के साथ अगर सपोर्टिंग हमें
वो लेआउट बनाते समय ये ध्यान रखना है कि उसका टाइम कितना लग रहा है उस जगह, एक मशीन लगेगी फ्लो हम्म वाइज, या कहीं पे हमें दो मशीन लगेंगी। हम्म और वो इस तरीके से लगानी है कि उसके लिए सपोज कहीं, या तो ये हो सकता है कि वो फ्लो में सिंगल पीस फ्लो हो या बैच वाइज हो। अगर बैच वाइज है तो हमें ऐसा फ्लो बनाना है कि उस बैच को, मींस बिन्स को उठाने में और रखने में तो टाइम नहीं जा रहा है। तो हम्म हमने ये देखा कि अगर हम इस तरीके से बनाते हैं फ्लो, जिसमें बिन्स को उठाने में और रखने में या मटेरियल एक्यूमुलेशन में टाइम लग रहा है, तो उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। तो कोशिश ये होती थी कि सिंगल पीस फ्लो हो, या अगर बैच वाइज है तो सिंगल बिन फ्लो हो। ऐसा नहीं है बिन के बिन ऊपर रखना है, वहां हम्म पे हाइट का ध्यान बहुत रखना होता है, अदरवाइज क्या होगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। एक बार नीचे रखेंगे, एक बार ऊपर उठाएंगे, काम करने में 1 सेकंड लग रहा है, हम्म और उसको उठाने रखने में हो सकता है 5 सेकंड लग रहे हो। तो हम्म अननेसेसरी का 4 सेकंड तो बेकार हो रहा है। तो हम्म फ्लोर बनाते समय ये ध्यान रखना है। दूसरा, स्टोर की तरफ से अगर मटेरियल आ रहा है हम्म और वो इन वाली जगह आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि स्टोर हमारा एक तरफ है, वो एंड की तरफ है, और एंड से पहले मेटल फर्स्ट वाली पोजीशन पे ला रहे हैं, और फर्स्ट वाले से एंड पे जा रहा है, और फिर घूमता हुआ वो एफजी में जा रहा है। तो ये ध्यान रखना होता है कि मेटल का फ्लो आपको मिनिमम मूवमेंट में रखना है, मिनिमम मूवमेंट में। और हाइट, जितनी भी टेबल्स हैं या मशीन्स हैं, उनकी हाइट का ये ध्यान रखना है कि डायमेंशन तो कैटलॉग में दी होती है कि ये डायमेंशन है मशीन की, कहाँ पे क्या है। बट आपको जो फ्लो डायग्राम बनाना है और मशीन का लेआउट बनाना है, वो ऐसा बनाना है कि सिर्फ जो एक्चुअल काम हो रहा है, फॉर एग्जांपल वेल्डिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल कहीं पे पेंट हो रहा है, और उसमें पिक एंड प्लेस का अगर अरेंजमेंट नहीं है, तो डेवलप किया जा सकता है, बहुत इजीली डेवलप किया जा सकता है। ये हो सकता है कि उसमें पिक एंड प्लेस में आपको डिफरेंट तरह की ट्रे बनानी पड़े, वो ट्रे का डिजाइन करना पड़े, बट हम्म, एवरीथिंग इज अ पॉसिबल अगर सोचते हैं। सो ये चीज वहां पे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की। बिल्कुल और बिल्कुल जो नया प्रोजेक्ट था वो तो फर्स्ट सर्विस में था, और जो फिनिक्स वाला था, नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट था, उसमें हम्म क्या था कि हमने ये देखा कि हमारा हो क्या रहा है प्लांट में। तो हम्म उसको देखने के लिए हमने क्या किया कि फर्स्ट फ्लोर से नीचे की ओर देखा कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं एम्प्लॉय, इतने हम्म सारे एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं। तो हम्म हमें देखने पे मालूम चला कि इसमें से 30-35% एम्प्लॉय तो सिर्फ मेटल को उठा के रख रहे हैं, एक हम्म स्टेशन से दूसरे पे पहुंचा रहे हैं, या हम्म दूसरे वाले तीसरे पे, मतलब 35% मैन पावर तो सिर्फ मेटल को ही आगे मूवमेंट कराने में लग रही है। सिंगल पीस फ्लो या हाइट का कुछ कंसेप्ट वहां पे कम ही थी। तो हम्म उस समय क्या था, कंप्यूटर वगैरह का थोड़ा सा कम होता था, तो हम लोगों ने A3 शीट लेकर उस पर एक डायगनली लाइन उस पर लगाई, और लाइन लगा के उसमें मैनुअली हमने स्केल के साथ उसको बनाया, और हम्म हाइट को बराबर रखते हुए, और स्पेस को इतना कम कर दिया कि 2 हॉल का जो प्रोडक्शन था वो एक हॉल में होने लगा। तो हम्म। ये इस तरीके के बेनिफिट आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं जहां पर भी गैप हो। मतलब अगर ब्रॉडली अगर बात करें तो लीन के काफी प्रिंसिपल्स का आपने इस्तेमाल किया हाँ इम्प्रूवमेंट जी, करने के लिए। अच्छा हाँ जी, हाँ गोस्वामी जी। जी, टीम का काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है किसी भी प्लांट के सक्सेस के लिए या किसी भी लीडर के सक्सेस के लिए। तो आप एज ए लीडर, आपने जहां भी काम किया है, टीम का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो कैसे आपने उनका सपोर्ट लिया या उनके इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या आप एक्टिविटीज करते थे, कैसे अ, इन्वॉल्व करते थे उनको एक्टिविटीज में? सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें एक टीम होनी चाहिए, टीम मेंबर होने चाहिए, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होनी चाहिए, और वो डिसाइड हम लोग करते थे। और डिसाइड करने के बाद सबको एक टाइमिंग रहता था हमारा कि इतने बजे मीटिंग होना है। और मीटिंग हम्म में हमने ये चीज देखी कि कभी कभी कोई कोई, मतलब कुछ लोग शुरू शुरू में क्या करते हैं कि मीटिंग में वो कोशिश करते हैं, बट किसी उनके अपने कारण होते हैं, कुछ कारण होते हैं जिससे वो मीटिंग टाइमली अटेंड नहीं कर पाते। हम हम्म लोगों ने एक रजिस्टर खोल दिया वहां पर कि भाई डेली का एक अटेंडेंस होगा, उसमें टाइम लिखा जाएगा, इन टाइम आउट टाइम, इन टाइम आउट टाइम।
ज्यादा लंबा मीटिंग नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का मीटिंग होगा। अपने अपने इंपॉर्टेंट टास्क जो दिए हुए हैं, जो असाइन किए हुए हैं, उनका मीटिंग होगा। सो टीम का इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगा, क्योंकि और उसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए क्या किया, उसके अंदर हमने एक चाय का सिस्टम और रख दिया कि आपको उस समय पे चाय मिले। तो चाय मिलेगी तो आदमी को थोड़ा सा ऐसे फील होता था कि यार मीटिंग हो रही है, ठीक है, हमको रेस्पेक्ट मिल रहा है। तो हर्डल्स बहुत सारी इस तरीके की आती हैं, और उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया। और जहां जहां भी हर्डल आई, उन हम्म। हर्डल को सरफेस पर रखा, डिस्कशन किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, और उसको सॉल्व किया। सो और उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब टीम हमने बनाई वो, तो उसमें ग्रुप्स बना दिए। उन ग्रुप्स को बनाने के बाद उनका एक एक उनके साथ ऐसा आदमी जोड़ दिया कि वो जो प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन एक नॉर्मल वे में बना दे जल्दी से। क्योंकि टीम को एक दिक्कत बहुत आती है कि हम काम तो सारा कर लेंगे, जो हम्म। असाइनमेंट है कुछ है, बट प्रेजेंटेशन बनाना ये थोड़ा सा एक मुश्किल होता है। तो हम्म। पहले तो एक एक आदमी ऐसा जोड़ दिया उनके साथ, जो हम्म। मान लो जो उनकी टीम में तो है, बट वो टेक्निकली हो सकता है कम उसका इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो कंप्यूटर पे काम जल्दी से कर सकता है। फिर उनका कंपटीशन रख दिया। कंपटीशन रखने के बाद उनका प्रेजेंटेशन कराया। प्रेजेंटेशन कराने पर कुछ प्रोजेक्ट में ठीक है गेन हुआ, कुछ में कम गेन हुआ, किसी में हो सकता है बहुत कम गेन हुआ, किसी में डायरेक्ट गेन हुआ, किसी में इनडायरेक्ट गेन हुआ, क्वालिटी इंप्रूव हुई, कुछ हुई, जिसको मतलब ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे वो पैसे में नहीं दिख रही है। मान लो हो सकता है कि हमारा कहीं पे पीपीएम, मान लीजिए 500 पीपीएम चल रहा है, 500 से अगर 300 आ गया, तो 300 में अगर पैसे में देखें तो बेनिफिट बहुत कम दिख रहा है। बट अगर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करें, तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे हमने इन्वॉल्वमेंट उनका बढ़ाया, और रिकग्निशन रिवार्ड दिए। और जिनके जिनके प्रोजेक्ट में अगर कम गेन भी हो रहा था, तो वहां भी हमने उनको रिकग्निशन एंड रिवार्ड दिए। और वेरी गुड। उनका जैसे इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, इस तरीके से। और उनको कभी भी ये नहीं कहा कि फर्स्ट सेकंड में बहुत ज्यादा कुछ अंतर है। ये हम्म। बोला कि साहब जैसे नहीं होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में सब मिली सेकंड का दौड़ में अंतर रहा, ऐसे बोले बस मिली सेकंड का ही अंतर है आपके प्रोजेक्ट में। और उनको रिकग्निशन में खूब क्लैपिंग करते थे, खूब अच्छी तरीके से। और टीम में एक काम और करते थे, एक उसमें ये बोलता था कि ये प्रॉब्लम आई, तो दूसरा कहता था इसका हमने ये हल किया, बोले फिर ये प्रॉब्लम आई, बोले ये हल किया। उनका एनर्जी लेवल थोड़ा हाई रखते थे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि सीनियर्स का उस प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता था। मतलब जैसे ही शुरू हो, जब तक एंड ना हो, वो बैठे ही रहते थे। सो उनसे उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था, और पार्टिसिपेशन ऐसे बढ़ाते चले। गुड। आपने लंबा समय चाइना में भी गुजारा है एज ए जनरल मैनेजर क्वालिटी। तो चाइना का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? कुछ अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे। चाइना में जो असाइनमेंट किया था, कि यहाँ से पहले तो उन्होंने यही बोला कि सिमिलर टाइप की इंडस्ट्री है, बिकॉज दे वर नोइंग मी सिंस लॉन्ग। और उनको मालूम चला कि आई रिजाइन फ्रॉम दिस कंपनी। सो उनको 1 या 2 दिन बाद ही वो कांटेक्ट में आ गए, और उन्होंने कहा कि हमें मालूम चला कि यू हैव रिजाइन। सो उन्होंने बोला कि हमारे साथ काम करिए, और करना चाहोगे तो। मैंने कहा ठीक है, सोचते हैं। और रिजाइन करने से पहले ऑलरेडी कहीं से एक जगह से हमको ऑलरेडी जो है ऑफर मिल चुका था। खैर हम्म। ठीक है, उनसे बात की, और फाइनली 1-2 बार वो यहाँ पर आए, और उस सेटलमेंट के वहाँ चले गए। तब तक ये नहीं मालूम था कि वो वहाँ पे सिर्फ सर्विस के लिए बुला रहे हैं, या कुछ उनको भी सीखना है। हमारा एजेंडा ये था कि चाइना हमसे कई बार कंपटीशन में सस्ता कैसे बना देता है, हमें ये सीखना था। हम्म। मतलब एक हिडन एजेंडा होता है ना आदमी का, हम्म। कि हम्म। हमें ये सीखना है। उनका एजेंडा ये था कि उनके यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैं उतना मतलब ठीक है, डिस्क्लोज करना उतना ठीक नहीं है, बट ठीक कर है। सकता हूँ। उनका एक ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था, जिस प्रॉब्लम की वजह से उनके कंटेनर वापस आ रहे हम्म। हैं, और वो वहां जाके मालूम चला। सो उस तरह का प्रॉब्लम हमने यहाँ पर एक बार प्रोजेक्ट में हमें हर्डल आई थी, मतलब कहीं इंप्रूवमेंट कर रहे थे, तो उस तरह की प्रॉब्लम आई। तो वहां पे हमारी कुछ लर्निंग थी, और वो वहां पे बहुत इजीली हमें रूट कॉज मालूम चल गया
बट सबसे ज्यादा मुश्किल ये आ रही थी कि वो रूट कॉज तो हमें मालूम है, उन एम्प्लॉयज को, चाइनीज को या कोरियंस को कैसे हम सिखाएं। तो हमने चेयरमैन का हेल्प लिया। हमने कहा सर ऐसा है, ये इतनी जो बड़ी प्रॉब्लम है, और क्योंकि वहां पे हमारा मतलब अपॉइंटमेंट हुआ और एज ए जनरल मैनेजर हुआ, तो उन्हें तो मतलब थोड़ा रेस्पेक्ट मिलता ही है। ऐसा नहीं है कि वो ये सोचें कि भाई इंडियन है या कुछ है। सो उनको इन्वॉल्व करके, और उनको हमने क्या किया कि एक तरफ हम खड़े हो गए और बोर्ड पे बताया कि ये रूट कॉज ये है, और रूट कॉज को कंट्रोल ऐसे करना है। सो उसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा हम आपको ट्रायल करके दिखा देते हैं। और ट्रायल करके जब दिखाया तो उसमें तो वो जीरो हो गई प्रॉब्लम। अब ट्रायल में तो जीरो हो गई, उसको कंप्लीट कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे पूरा करना है कि फुल डे। तो जिस चीज को वो 8 घंटे में एक बार चेक कर रहे थे, उसको इनिशियली और उसको आधा आधा घंटे में चेक करा दिया। और आधा घंटे में एक थी कि अगर आधा घंटे बाद वो ठीक है तो आधा घंटे का प्रोडक्शन गो हेड, उसको आगे बढ़ा दिया। फिर उसके बाद आधा घंटे बाद फिर चेक किया, आधा घंटे गो हेड। और अगर मान लीजिए कभी भी कोई सेटिंग बिगड़ गई, और बिगड़ने के बाद अगर किसी आधा घंटे में प्रॉब्लम आई, तो वो जो आधा घंटे का बीच का प्रोडक्शन है वो सस्पेक्टेड है, और पूरा का पूरा स्क्रैप कर देते हैं। तो वो जो उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हुई, तो उनको क्या है, हमारे ऊपर फेथ होने लग गया कि यार ये तो मतलब रियली बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंडिया से हैं, उनको ऐसा लगता है कि इंडिया थोड़ा सा हमसे पीछे है, थोड़ा ऐसे है, वैसे। बट वहां पर वर्क की वजह से अपना जो है प्रूव किया, और उसके बाद धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करने लगे कि यस दिस पीपल आर वेरी इम्पोर्टेंट, और वो सीखने लगे। एक चीज बहुत अच्छी है चाइनीज में या इनमें, कि उनको आप सिखाओ तो कम एफर्ट पे वो सीखते हैं बहुत जल्दी। और अगर उनको कोई काम दो ना, तो उसको इजी करने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं। मतलब अगर उनके यहाँ कोई अपने को ये कहता है ना कि जैसे मैं बीए हूँ या कुछ है यहाँ पे, उसको वर्नियर पकड़ने में कई बार मुश्किल से ही दिखाता है वो कि मैं टेक्निकल नहीं। बट चाइनीज में, कोरियन में ऐसा नहीं है। चाइनीज में कोई अगर नॉन टेक्निकल स्टडी भी किया है ना, उसे एक बार वर्नियर बता दो, एक बार कुछ बता दो, वो उसको काम को करता है। और ये डिफरेंस है, करता है और बड़ा ऑनेस्टली उस समय करता है। और अगर उसको जो भी बोल दिया ना कि आधा घंटे में करना है, तो वो आधा घंटे में चेक करेगा ही करेगा। सो ये वहां पे एक चीज हमको भी सीखने को मिली कि बड़ा वो लोग फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन बड़े है। हाँ जी। एक चीज और है कि अपने यहाँ क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ कोई किसी का बिजनेस है, मतलब एक ट्रक खरीदा उसने, वो क्या करता है, एक ड्राइवर रख लेता है, एक क्लीनर रख लेता है, ये रख लेता है, वो रख लेता है, अपना काम चलाता है, कुछ इनकम होती है, कुछ ठीक है। वहां पे क्या सिस्टम है, अगर कोई ट्रक खरीदता है तो खुद चलाएगा, उसकी वाइफ है वो उसके साथ एज ए क्लीनर जाएगी, उनके पास वहां पे चाय का भी सिस्टम होगा, ये भी होगा। और वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो हमने भी सीखी, और वो प्लांट लेवल पे उनको भी सिखाई। एक उनको और थोड़ा सा एक चीज रहता था कहीं कहीं, जो कोई भी कारण हो, कि कस्टमर के साथ थोड़े कम ट्रांसपेरेंट होते। बट हमने क्या किया कि उनको ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया, तो कस्टमर्स को बहुत फेथ हुआ हमारे ऊपर कि नहीं यार, ये बहुत ट्रांसपेरेंसी से बता रहे हैं। वो कुछ भी पूछते थे हम बताते थे, कोई प्रॉब्लम है तो बता दिए, ये प्रॉब्लम है, ये प्लान है, ये सॉल्यूशन है, ये हमारा मान लो माइल स्टोन है, कुछ है। अगर कहीं हम मीट नहीं कर पा रहे तो उन्हें माइल स्टोन दे देते थे, हाँ जी ये एक्शन प्लान है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे फेथ बढ़ाया। और जो प्रॉब्लम आ रही थी, और प्रॉब्लम के कारण उनका फेथ भी लूज हो रहा था कस्टमर का, तो वो प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व की, इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया, एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया, थोड़ा सा चाइनीज भी सीखी। और चाइनीज सीखने के बाद ये है कि उनको भी थोड़ा अच्छा लगने लगा। सो ये एक जर्नी वहां पे रही कि जो हमने भी सीखा और वहां पे। बट ये है कि भाई जब ऐसा हुआ कि मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो आई डिसाइडेड टू चेंज द कंट्री। तो पुरुषोत्तम जी, आपका हमारे प्रोग्राम में द आर्यन शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो मार्गदर्शन किया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमारे पार्टिसिपेंट के साथ में, हमारे व्यूअर्स के साथ में, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे इस टॉक शो में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पॉडकास्ट करें या डिस्कशन करें, तो वो भी हमें सुझाव दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट उठाने के लिए
हमारे पोर्टल courses.qualityhubindia.com को विजिट करें या हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से आप डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और घर बैठे बहुत कुछ सीख के आप अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।